prevents the how they cannot stop the demand of the all sections, because for the categorization of the backward classes, for the reservations purpose, and to uplift the bottom level man on par with the other backward classes, for even for revision of exclusion of the backward classes, and political reservations, ये पूरा स्टॉप करने के वास्ते ये लोगों का जानबूझ के ये कास्ट सेंसस नहीं करना चाहता है. देन वी विल हियर द प्रोफेसर गोपाल अवधेश जी. आज के विषय परिवर्तन के लिए एडवोकेट रामेश्वर सिंह हैं. शाह जी के हाथ में अब मंच दिया जा रहा है, तो विनायक शाह जी आप अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं. धन्यवाद अवधेश जी. जस्टिस सूर्यत और हमारे प्रोफेसर मोहन गोपाल जी. विषय के बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमी उठा है. तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने देखा होगा कि एक बद्री नारायण जी का आर्टिकल आया था. मैं उनको जानता हूँ, इलाहाबाद में ये डायरेक्टर है, गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है. प्रोफेसर कई साल से उनको जानता हूँ, और उन्होंने ये कहा था कि लिखा है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे जो डोमिनेंट ग्रुप है ओबीसी एससी एसटी के अंदर, उनका डोमिनेंस और बढ़ेगा, और छोटे ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटीज जो है उनका वो पीछे जाएंगे, और इससे जातिवाद फैलेगा. नॉर्मली बहुत मॉडरेट रूप से ही लिखता है हमेशा. उनका अपना पोजीशन क्लियर नहीं होता है, हमेशा वेरी 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 केयरफुली लिखता है. लेकिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट था कि ये सबसे बड़ा, ये आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है ये जाति जनगणना. आपने देखा होगा ये श्री रविशंकर ने, वो ईश्वरैया जी ने हम शेयर किया था, कि श्री रविशंकर ने भी कहा था कि देश का सर्वनाश हो जाएगा अगर जाति. तो मैंने बद्री नारायण जी को एक मैसेज लिखा कि आप इतना एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ले रहे हो. पहली अच्छा है कि आपका अपना निज का जो व्यूज है वो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन ये क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये कहा कि ये डोमिनेंट ग्रुप का डोमिनेशन होगा, इसलिए. तो मैंने कहा उनको कि ये छोटे छोटे ओबीसी एससी एसटी ग्रुप है, तो वो ऐसे नहीं है कि वो काबिल नहीं है अपने आप की आपके लिए लड़ने के लिए, सुरक्षा करने के लिए. वो जरूर वो कर सकते हैं, और आप उनके लिए क्यों वक्ता बन सकते हैं. एक नंबर 2, मैंने कहा आप डेटा देख लीजिए. मैंने उनको लिंक दे दिया कि आप डेटा देख लीजिए. हर जगह ओबीसी का कोटा खाली पड़ा है, यूनिवर्सिटी में, सब जगह. तो अगर एक दो ग्रुप इनको डोमिनेट कर रहा है तो ये खाली क्यों पड़ा है? कोई भी नहीं है. तो आप डेटा दीजिए, कुछ सबूत दीजिए कि ये बड़े ओबीसी के बड़े ग्रुप. तो मैं भी एक बड़े ग्रुप से हूँ. ईरवा ग्रुप यहाँ केरला के सबसे बड़ा कम्युनिटी है. तो अगर हम डोमिनेट कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, जरूर नहीं. हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है डोमिनेट करने के लिए, लेकिन हमको डिटेल्स दीजिए. उसके लिए भी जाति गणना चाहिए. अगर आपका ये डर है कि छोटे कुछ ओबीसी एससी एसटी ग्रुप्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबूत चाहिए. तो आप ये सबूत लाने वाले प्रक्रिया को आप क्यों उसका ऑपोजिशन कर रहा है, उसका खंडन कर रहा है?
तो मैंने कहा कि कोई सबूत नहीं है, अगर सबूत है तो नहीं होना चाहिए। मैं एक डोमिनेंट ओबीसी ग्रुप से हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं होना चाहिए, हम सबको अपनी हिस्सा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूं। और मैंने कहा अगर किसी क्षेत्र में एक बड़े ओबीसी ग्रुप या SC/ST ग्रुप का डोमिनेशन है तो वो शायद राजनीति में है, कंपेयर टू छोटे ओबीसी SC/ST ग्रुप। राजनीति में ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन हो राजनीति में, सीनियर जुडिशरी में कितने तो हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं ना, कि डोमिनेशन को फाइट कर सकते हैं, कि हम भी फाइट करेंगे, कि उसका डर नहीं है। तो ये मैं कहता हूँ B2K2, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ और क्षत्रिय, B2K2। ये B2K2 को इतना डर क्यों है? अगर आप ठीक कह रहे हैं तो डर हमें होना चाहिए ये डोमिनेंट ओबीसी ग्रुप को, और हम इसको अपोज करना चाहिए। लेकिन हम इसको लाने के लड़ाई के सबसे आगे हैं। तो उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है उनका। तो ये सपना सपूत है, और आप सपूत लाने की प्रक्रिया। तो ये क्या है? यहाँ ये स्पष्ट बहुत अब लिखा जा रहा है, इसके ऊपर बहुत लिखा जा रहा है, बहुत एक्टिव चर्चा हो रहा है पूरे देश में। ये जो ये अवर्ण सवर्ण लोग हैं वो बहुत स्ट्रांगली इसको अटैक कर रहा है। और ये इस पूरे अटैक में यही है कि जातिवाद बढ़ेगा, जातिवाद शक्त हो जाएगा, ये छोटे ओबीसी SC/ST को लाभ नहीं मिलेगा, उनका डोमिनेशन कम हो जाएगा, ये रिजर्वेशन बढ़ाने का डिमांड है। कोई भी एक प्रॉपर ऑपोजिशन इसके खिलाफ नहीं रख सकते। इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि तो 8 सेंसस हुए हैं ब्रिटिश के जमाने में, 1872, उसके बाद 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 8 शुरू किया ये। इस सेंसस में, हर सेंसस में, ये 41 का सेंसस बहुत सीमित था, क्योंकि वो ये दूसरा लोक महायुद्ध, वर्ल्ड वॉर के बीच में हुआ था, तो वो बहुत लिमिटेड था। तो सब में कास्ट को काउंट किया है। उसके बाद यहाँ क्या बढ़ा? यहाँ कम्युनलिज्म बढ़ा, यहाँ कास्ट जातिवाद नहीं बढ़ा, ये कम्युनलिज्म बढ़ा। ये 8 सेंसस के बाद, उसके बाद जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस 51, 60, ये 8वां है जो हमारा जाति का जनगणना नहीं हुआ है। तो ये इस हिस्ट्री में क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जरा एक हिस्ट्री से थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब ये 1872 से पहले भी कुछ पूरा सेंसस नहीं, सर्वे वगैरह स्टेट लेवल पे, लिमिटेड लेवल पे ब्रिटिश ने किया था, क्योंकि ये 1857 के बाद हमारे जो पहला स्वतंत्रता का संग्राम था, उसके बाद जब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज अपने हाथ में ले लिया, तो उनको पहला ये मालूम करना था कि इस देश में कौन कौन है, क्या सोशल आइडेंटिटी है, क्या कम्युनिटी से हम किसके ऊपर राज कर रहे हैं। तो उसको सिस्टमैटिकली पढ़ने के लिए तब उसके बाद उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू किया, ये लोगों को गिनने का प्रक्रिया। और जाति तो तब और अब बहुत इम्पोर्टेंट है, धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने जाति, धर्म, वर्ग सबको बिल्कुल समझ नहीं सकते थे, क्योंकि हजारों लाखों
डिविजन थे, सोशल सब डिविजन थे इस महान देश में, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उनका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि कैसे गिने, इतने ज्यादा कैटेगरीज है। तो 1872 और 1881 सेंसस, 1872 और 1881 सेंसस में ने क्लासिफाई करने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू, तो उन्होंने ब्राह्मणों ने उनको एडवाइस किया कि कैसे करना है। वो उल्लाई किया ब्राह्मण को। ये जनगणना के पीछे एक उद्देश्य था कि ब्रिटिश चाहता था कि ब्रिटिश के संकल्प में एक इंडिया नेशन के बारे में एक संकल्प बनाए और लोगों को उसके आधार पर लोगों का एक कम्युनिटी बनाए, उस नेशन की तरफ उनका जो कमिटमेंट है उसको बनाए। तो इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी दिया कि हम यहाँ के जो रूलिंग क्लास है, ये जो कुलीन वर्ग है, अगर उनसे हम सलाह लेते हैं और वो जो कहते हैं उस सलाह के ऊपर ये सेंसस करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारे साथ आएंगे ये कुलीन लोग, और ये कुलीन लोग इस जनता में फैलाएंगे कि भारत एक देश है, क्योंकि वो ऐसा देश था उससे पहले, एक पॉलिटिकल स्टेट नहीं था। तो उन्होंने ब्राह्मणों की तरफ ब्राह्मणों ने उनको एडवाइस किया, ब्राह्मण एडवाइस पर उन्होंने रिलाई किया। तो पहला दो सेंसस है 1870 और 1881, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्लासिफिकेशन फंडामेंटली वर्ण सिस्टम के ऊपर किया। उन्होंने वर्ण को काउंट किया कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। लेकिन ये फेल हो गया। ये किसने एडवाइस किया ब्रिटिश को? ब्राह्मणों ने एडवाइस किया कि आप वर्ण के ऊपर गिनो ताकि ये वर्ण बढ़े। इसने ब्राह्मणों ने क्यों किया? क्योंकि ब्राह्मणों ने इसमें से लोगों को एनकरेज किया कि आप इस वर्ण सिस्टम के अंदर आ जाओ। तो अगर आप अवर्ण है, बाहर है, तो आके शूद्र बनो, अगर शूद्र है तो क्षत्रिय बनो, अगर क्षत्रिय है तो ब्राह्मण बनो। आप अपने आप को प्रमोशन दो ताकि ये वर्ण सिस्टम कंप्लीटली यहाँ एस्टेब्लिश्ड हो जाए। तो तो पहले जब ये सेंसस हो रहा था, बाद में कई सेंसस में ये ब्रिटिश लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि सब लोग आके नए एसोसिएशन बना के वो क्लेम कर रहे हैं कि हम सुपीरियर है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम वैश्य है, और इन कैटेगरीज का संख्या बढ़ने लगा। और था कि चातुर्वर्ण्य है के पहले भी बहुत सदियों से है, तो अब ये हमको प्रमोशन मिलने के लिए एक अवसर है, इसलिए ये सिस्टम उन्होंने यूज करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को ये मालूम हुआ कि करना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल कोई भी मानदंड नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन करना। अरुण कुमार बैठ अगर हो सके तो ज्यादा शिवपाल आपने वीडियो अगर बात करें तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अरुण कुमार, थैंक यू जी। तो हम पहले शुरू किया है कास्ट सेंसस वर्ण सिस्टम के आधार पर, वो फेल हो गया, बहुत कंफ्यूजन हो गया। क्षत्रिय कॉन्सेप्ट, वैश्य कॉन्सेप्ट, शूद्र कॉन्सेप्ट में कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी क्लेम कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वर्ण जाति जो है वो अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास को मैं कैसे स्थापित करूं, कैसे एविडेंस दूं? बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई भी क्लेम कर सकता है। तो इसके बाद और ब्रिटिश ने कहा कि ये जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है सोशल रिलेशनशिप का, ये सोशल आइडेंटिटी क्या है? सोशल आइडेंटिटी ये है कि हमारा पहचान है ना, हमारा सामाजिक पहचान है सोशल आइडेंटिटी। हम एक ग्रुप, हम ये है कि हम एक ग्रुप के भाग में है, भाग है,
और दूसरे हमको ऐसे कैसे, हमारा पहचान समाज में कैसे होता है। तो ब्रिटिश ये चाहते थे कि हम सोशल ग्रुप्स को समझे, उनके अपने रिलेशनशिप को समझे, ताकि उनको कंट्रोल करके उन पर राज कर सकते हैं। तो ये चातुर्वर्ण्य से ब्रिटिश को चला कि इस जनगणना से ये हमारे लिए प्रायोगिक नहीं है, और ये संस्कृत टेक्स्ट में है, वेदों सब लिखा है, लेकिन ये अंधविश्वास है, ये नहीं चलेगा। तो उसके बाद 1881 में पंजाब ने पहले इस चातुर्वर्ण्य को 1881 ने पंजाब ने पहले इसको चातुर्वर्ण्य को अबैंडन कर दिया कि हम नहीं यूज करेंगे, और उनके नीचे गया, जाति की तरफ गया, वर्ण से जाति की तरफ गया। 1891 तीसरा सेंसस तक बाकी सब स्टेट्स ने भी वर्ण को अबैंडन कर दिया कि ये, क्योंकि उनको मालूम चला कि वर्ण में कोई सत्य नहीं है, जाति की तरफ आया। और जाति की तरफ जब आया 1881 में, सेकेंड वन में, जाति के तरफ आने के बीच वाले सेंसस में उन्होंने कैटेगरीज रखा, ब्राह्मण, राजपूत, कास्ट ऑफ गुड सोशल पोजीशन, अच्छे सोशल पोजीशन के वर्ण जाति, इंफीरियर कास्ट, ये नीच कास्ट, और नॉन हिंदू और अबोरिजिनल कास्ट, ये कैटेगरीज रखा 1881। 1921 से उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास का कैटेगरी यूज करने लगा। 1931 में इसको बदला एक्सटीरियर क्लासेस, जो अछूत लोग, अछूत सिस्टम प्रणाली से विक्टिमाइज होते थे। 19 सेंसस ने 1646 कास्ट को आइडेंटिफाई किया। 1931 में 4147 हो गया वो। तो इस बैकग्राउंड में उसके बाद जब वो नीचे जाति की तरफ गया, तो ये लिंक ऑक्यूपेशन पर आ गया, ये ऑक्यूपेशन पर क्यों आ गया, और वो ऑक्यूपेशन का बेसिस करके जाति जनगणना करना शुरू किया। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये आर्यन लोगों ने ही ऑक्यूपेशन के ऊपर एक जाति सिस्टम, जाति प्रणाली उन्होंने लाया था। उन्होंने तब लाया था जब वो, जैसे ब्रिटिश आए थे, वो हमको कंट्रोल करना चाहते थे। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने ईश्वरैया जी से डिस्कस किया है, शायद पहले यहाँ भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट में दोहराना चाहता हूँ कि केरला में क्या हुआ। ये 1881 में 1981 में 1881 जो केरला में भी सेंसस हुआ, ये ब्रिटिश सेंसस के साथ, लेकिन महाराजा ने किया। वो सेंसस का डायरेक्टर था एक मिस्टर नागरमैया, एक तेलुगु ब्राह्मण थे। वो तेलुगु रीजन से तमिल रीजन में पहले आ गए उनके दादा परदादा के टाइम पे, लेकिन वो छोटा लड़का था। ये तमिल रीजन से यहाँ ट्रावनकोर में आ गए और यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ पढ़ा, और उनको लगाया महाराजा ने, बहुत केपेबल आदमी था, लगाया महाराजा ने ये सेंसस करने के लिए ब्रिटिश के अनुमति के साथ। और उन्होंने इस 1881 सेंसस और उसके पहले एक 1875 का भी सेंसस था ट्रावनकोर में, दोनों इन्होंने किया। उन्होंने कहा कि यहाँ ट्रावनकोर, केरला पूरा नहीं है, सदर्न केरला का छोटा सा प्रिंसली स्टेट था। ट्रावनकोर में 377 सब डिविजन है। और उन्होंने इसमें लिखा कि मैं ये करने जा रहा हूं कि ये 377 सब डिविजन को 45 जाति में मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं इस सेंसस में। और उन्होंने
जब ये किया तो कई सब डिविजन को, कम्युनिटीज को, कई समुदायों को उन्होंने जोड़ के ये 45 रफली, अगर 400 और 45 है तो रफली 10-15 एवरेज 10-15 समुदायों को एक जाति के अंदर डाल दिया और कई जातियों को उन्होंने नाम दिया। जैसे नायर जाति को उन्होंने, नायर कोई जाति नहीं था, एक सब जाति था। कुछ लोगों के सब जाति का नाम था नायर, लेकिन बाकी लोगों का नहीं था। तो उन्होंने एक जाति बनाया मलयाली शूद्र। और आज जो नायर है ये 20-25 समुदायों को उसके अंदर डाला नागमैया ने। तो यहाँ जाति बनाया नागमैया ने, 45 जाति ट्रावनकोर में बनाया ब्राह्मणों ने, क्योंकि ब्रिटिश ने सिर्फ ये कहा था कि हमको कोई कैटेगरी चाहिए, हमको समझना चाहिए, हमको इन पर राज करने की जरूरत है। आपको मालूम, तो उन्होंने कहा हम ये देश को जानते हैं, हम कैटेगरीज हम बनाएंगे। तो इन्होंने बनाया और इस मलयाली शूद्र जाति जो अब नायर शूद्र जाति है, उनके अंदर जो डाला है, उन समुदायों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, ना ऑक्यूपेशन था, ना हिस्ट्री इतिहास था, कुछ भी नहीं था। वो आपस में ना बात करते थे, कोई भी रिलेशनशिप नहीं था उनके बीच में। उन सबको एक जाति में डाल के बनाया मलयाली शूद्र। और नेचुरली वो यूनाइट नहीं कर सकते हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं यूनिटी में। जैसे और हमारा जो ईरवा कास्ट है, मेरा कास्ट, उसमें भी बहुत विभिन्न तरह के कई कम्युनिटीज को डाल के उसमें कहा 11 एक जाति में उन्होंने नागमैया ने मिक्स किया। ये इनको थोड़ा इस ग्रुप में उन्होंने कुछ बहुत बड़े जन्मी लैंडलॉर्ड को भी डाला था, तो उनको नीचे लाने के लिए उन्होंने उनको शूद्र नाम दे दिया। लेकिन हमारे ग्रुप में भी बहुत विभिन्न तरह के लोग थे, उनको सब लाके ईलवा जाति बना दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये जाति जो है ये संस्कृत शब्द है, इसका कोई द्राविड़ इक्विवेलेंट नहीं है, अभी भी नहीं है। ये पूरे साउथ में वर्ण और जाति को कोई द्राविड़ शब्द नहीं है। ये अभी कहते हैं समुदाय, समूह, जाति, लेकिन कोई, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर आर्यन कैटेगरीज है। हमारे द्राविड़ भाषाओं में और बहुत शब्द है, वो सब शब्द जमीन से जुड़ा हो करके ये इन्होंने एक ग्रुप्स बनाया और उस ग्रुप्स को एक ऑक्यूपेशन इन्होंने दिया है। ये पुलाया जो है, जो शेड्यूल कास्ट में एक महान सब कम्युनिटी है। यहाँ एक फोर्ट है, पुलाया कोटा एक फोर्ट है, वो राजा लोग थे और वो 8 में सब बहुत बड़े लोग थे। उनको एक कास्ट बनाया, पुलाया कास्ट। उसमें ये पुलाया के अलावा कई वर्किंग क्लास में उसके अंदर डाला और कहा कि पुलाया सब वर्किंग क्लास है, वो सफाई कर्मचारी है। और बहुत जल्दी उनका ऑक्यूपेशन वो बन गया। ऐसा नहीं कि उनका ऑक्यूपेशन वो था, उनका ऑक्यूपेशन बनाया गया थ्रू क्लासिफिकेशन। और क्या ऑक्यूपेशन, जिसमें कोई या तो स्लेव लेबर था या कोई भी बहुत लो वेजेस देते थे, तो वो गरीब हो गए, राजा से गरीब हो गए। और पराया भी ऐसे है, बहुत बड़ा कम्युनिटी है पूरे दुनिया में। अंग्रेजी भाषा में पराया एक बहुत नीच शब्द हो गया है। तो इन ब्राह्मणों ने ये ब्रिटिश सेंसस करने की प्रोग्राम के अंदर आके जाति बनाया और जाति के उन्होंने हमारे जो लोकल उपजाति थे, मैं जाति लफ्ज यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन और कोई शब्द नहीं है, तो मैं उनको सब डिविजन या हिंदी में उपजाति कहूंगा। तो उपजाति को लेके
आर्टिफिशियली इन्होंने बनाया। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते थे। ये हमको जैसे जानवरों को करते हैं, पौधों को करते हैं, ये ब्राह्मणों ने आके हमको क्लासिफाई किया। मैं हमेशा नारियल का पेड़ है मेरे बिल्कुल सामने, नारियल का के बहुत सारे पेड़ है, तो मैं नारियल के पेड़ को के सामने जाके कहता हूँ उसको उसके साथ खड़ा होके मैं कहता हूँ, हे पेड़ तू नारियल है। पेड़ को क्या मालूम है कि मैं नारियल हूँ? पेड़ को उससे क्या मतलब है? लेकिन मैंने क्यों कहा कि तुम नारियल हो? क्योंकि मेरे लायक जो यूज है, इस्तेमाल है नारियल का पेड़ का, नारियल का पेड़ को क्लासिफाई करने से मेरे लिए लाभ होता है, लेकिन नारियल पेड़ को कोई लाभ नहीं होता है। नारियल का पेड़ और फूल का पेड़ सब एक ही जगह में जब जमीन में साथ साथ रहते हैं तो वो एक जगह से पानी लेता है, एक जगह से वायु लेता है, सूर्य मिलता है। तो ये जो साथ साथ रहता है पेड़, वो एक कम्युनिटी है। लेकिन 100 किलोमीटर दूर रहने वाले नारियल का पेड़ और इस पेड़ में हमारे लिए संबंध है, लेकिन पेड़ के लिए कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पेड़ का सिर्फ मतलब है घास, जो जहां वो खड़ा है उस घास के से संबंध है, बाकी पेड़ों के से संबंध है। लेकिन इन्होंने क्या ये क्लासिफाई कर, जैसे हमारा भी क्लासिफिकेशन उपजाति सिस्टम हमारे लोकेलिटी से जुड़ा हुआ है, जिस धरती से, जिस जमीन से, जिस मिट्टी से हम सब लोग मनुष्य जीते हैं, उनसे जुड़ा हुआ उपजाति हमने बनाया। और जैसे वो हमारा जाति बनाने का स्वराज था, हमने बनाया। कोई ब्राह्मण ने नहीं बनाया, कोई ब्रिटिश नहीं बनाया। हमारे जाति क्या है, ये सामाजिक पहचान का स्वराज था, हमारा सामाजिक पहचान का स्वराज, कि हम डिसाइड करेंगे हमारी पहचान क्या है। और वो पहचान हम लोकल कम्युनिटी से, इस मट्टी से, उस जगह से हमने जुड़ा हुआ था। और वो बहुत चेंजिंग था, बहुत फ्लेक्सिबल था। क्योंकि सामाजिक पहचान का स्वराज जब हमारे पास है, हम उस बना सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे जब इन्होंने, ब्रिटिश ने 1872-1881 में जाति का जनगणना किया, ब्राह्मण चातुर्वर्ण्य पर जनगणना की 1872 और 1881 में उन्होंने किया, तब लोगों ने अपना सामाजिक पहचान बदलने की कोशिश की, क्योंकि वो आगे जा सकते थे। वो हमारा ट्रेडिशन था। कोई भी किसी ने नहीं कहा कि सपोर्ट लाओ। उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, एसोसिएशन बनाया कि हम क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है, क्योंकि उससे नौकरी मिलेगा, उसे बेनिफिट मिलेगा, और ब्रिटिश उनको बहुत आदर कर रहा है। तो हम वो लोग, कई लोग जो आज ब्राह्मण कहलाते हैं, आज राजपूत कहलाते हैं, आज क्षत्रिय अपने आप को कहलाते हैं, उन्होंने ये सामाजिक पहचान का स्वराज यूज करके अपने सामाजिक पहचान को बदला अपने हित के लिए। लेकिन ये स्वराज हमसे छीना गया और हमको फ्रीज किया गया। अब ये कहते, ये जब ब्राह्मण लोग सत्ता में आए, उन्होंने कहा नहीं, ये आपका पहचान उन्होंने किया, नहीं 1951 से नहीं, वो गणना हुआ, उन्होंने 19th सेंचुरी से, जैसे नागमैया में ट्रावनकोर के जो लोग हैं, उनके सामाजिक पहचान का स्वराज छीन लिया। उनके 400 जो सब डिविजन था, उनको लेके 45 सब डिविजन में उन्होंने किया। उन्होंने उसमें लिखा है कि पहचान क्या है मैं डिसाइड करूंगा, जो भी लोग कहेंगे मैं लोग से बात करके मैं उनका पहचान डिसाइड। सामाजिक पहचान का स्वराज से सामाजिक पहचान का राज बना दिया ब्राह्मणों ने और ब्रिटिश ने, और वो हक हमारा नहीं। तो अब हमको कोर्ट में जाना है, इनके सामने जाना है, हाथ जोड़ के कहना है कि हमारा जो सामाजिक पहचान है उसको बदलो, क्योंकि हमारे हित में बदलना।
हमको मालूम है क्या कि हम सोसाइटी में रहे हैं, हमारे हित में हमारा मेरा हर व्यक्ति का पहचान क्या होना चाहिए, वो मेरा स्वराज है, मेरा फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 19 में लिखा है द फंडामेंटल राइट टू एसोसिएशन, वो एसोसिएट करने का राइट है। एसोसिएट करना का सिर्फ एसोसिएशन संगठन बनाने का राइट नहीं है। मैं किसके साथ एसोसिएट करूं, किसके साथ संबंध रखूं, वो मेरा फंडामेंटल राइट है। वो स्वतंत्रता, वो स्वराज्य मेरा फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट हमसे छीना गया और उसे स्वराज के ऊपर राज आ गया। और उसके बाद हम जो भी लेबल, जैसे मैं नारियल पेड़ को कहता हूं कि तुम नारियल हो और तुम्हारा संबंध इस आम के पेड़ के साथ नहीं है, ये इस पौधे इन फूलों के साथ नहीं है, बाकी पौधों के साथ नहीं है, वो 10 किलोमीटर अगले बंधु, ये नहीं है तुम्हारा बंधु। तो एलियनेट किया है। और इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपेशन के साथ जोड़ दिया ये जाति को, हमारे सामाजिक पहचान ऑक्यूपेशन के साथ जोड़ दिया। और इससे बना जो काल, मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूं, कम्युनिस्ट नहीं हूं, लेकिन ये मार्क्स का बहुत बड़ा कंसेप्ट ऑफ लेबर का एलियनेशन का हिंदी मुझे याद नहीं है। एलियनेशन, अकेला करना, अकेलापन, सेपरेट करना। क्योंकि उन्होंने कहा, उससे पहले मार्क्स ने कहा कि एक आदमी यूरोप में वो फिशिंग कर सकता है, बोटिंग कर सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है, सब कर सकते हैं जैसे अब पाश्चात्य राज्यों में करते हैं। ये कंप्यूटर भी करता है, फिशिंग भी करता है, शाम को ये करता है, वो करता है, मल्टीपल आइडेंटिटीज। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कैपिटलिज्म ने क्या किया, कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के लिए सबको कहा कि तुम कारपेंटर ही बनोगे और तुम मेसन ही बनोगे और स्पेशलाइज मेसन, और वो ट्रेनिंग का कॉस्ट आप अपने गरीब फैमिली में ही उठाना है। हम तुमको ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तुम अपने बच्चों को ट्रेन करो। सफाई करना है, सफाई कर्मचारी का एक ग्रुप चाहिए, हम उसको ट्रेन नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं लगाएंगे, तुमको कहेंगे तुम यही काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यही ऑक्यूपेशन करेंगे, तुम अपने बच्चों को सिखाना और तुम सब साफ रखना सबको, और कोई भी और काम नहीं आपको तुमको देंगे, और नहीं तो तुम या तो मार्जिनेशन किया। ये पहले उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन लगाया, अपना जाति और वर्ण आर्यन क्लासिफिकेशन, उसको लागू किया। पहले वर्ण ही करने की कोशिश की, वो असफल हुआ, तो जाति भी लाया। जाति में भी उन्होंने अपना लोकल उपजाति को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो जाति के अंदर उसको डाला। उसके बाद ऑक्यूपेशन को पर उसको लगाए, कहानी भी लगा कि तुम यही ऑक्यूपेशन करते हो और यही तुम्हारा जागिर है, तुमको यही करना है सोसाइटी के लिए और कुछ नहीं करना। तो ऑक्यूपेशन बनाया और गरीबी में डाल दिया, ये ऑक्यूपेशन की वजह से। और इसका वजह क्या है कि हमारा सामाजिक पहचान का स्वराज हमसे छीना गया, कि हम किस कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हमारा ऑक्यूपेशन क्या होगा। ऑक्यूपेशन स्वराज भी हमसे छीना गया और सामाजिक पहचान का स्वराज भी हमसे छीना गया। ये दोनों हमसे छीना गया। और ये वर्ण और जाति के ये ब्राह्मणवाद जो है, ये रिलीजियस सिस्टम नहीं है, ये इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। हमको पॉलिटिकली करने के लिए और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के, कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए ये धर्म से झूठे रूप से जुड़ा हुआ है, अंधविश्वास है, लेकिन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है। ये किसी स्कॉलर ने कहा कि
एक्चुअली यहाँ आर्यन रूल जब शुरू हुआ तो क्या क्या हुआ कि क्षत्रिय सत्ता, एक्चुअली नंबर 1 क्षत्रिय है, सत्ता उनके पास में है, उनके हाथ में है। उन्होंने ब्राह्मणों को, लोकल पीपल, सिविलियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों को दिया, क्षत्रियों ने, क्योंकि वो राज करेंगे, बाहर के शत्रुओं से डिफेंड करेंगे, लेकिन लोकल लोगों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों को दिया है। वही उनका डिप्ट है, लोकल लोगों को कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? ये अंधविश्वास बना के, ये डरा के, ये पुरुष सूक्त, पुनर्जन्म, दुरात्मा, महात्मा, ये सब ऐसे अंधविश्वास बना के लोगों को कंट्रोल कर, ये जाति का है और इस जाति के साथ एक हम कहानी जोड़ेंगे। तो ये कास्ट एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी है हमको के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन करेंगे, सेकंड पॉइंट उनके साथ एक कहानी जोड़ेंगे और ऑक्यूपेशन जोड़ेंगे, थर्ड पॉइंट धर्म उसके साथ जोड़ेंगे ताकि हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमारा स्वराज पूरा इकोनॉमिक, आइडेंटिटी स्वराज, सामाजिक पहचान का स्वराज सब छीना गया है और हम अब लड़ रहे हैं उनके कैप से। हमको मुक्ति नहीं मिल रहा है इस सिस्टम से, इस अंधविश्वास से कि हम, हमारा सामाजिक आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है और हमारा ऑक्यूपेशन क्या है। हमारे जो बच्चे हैं, ये सफाई कर्मचारी, फैमिली में जो पैदा होता है, वो बच्चा एस्ट्रोनॉट या मैथमेटिशियन या न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनाना चाहते हैं या आईएएस ऑफिसर या जो भी बनाना चाहते हैं, तो सोसाइटी कहता है नहीं, तुम यही काम करो, ये तुम्हारा ईश्वर ने तुमको ये ऑक्यूपेशन दिया है और ये तुम्हारी जाति है और इसमें रहो। तो ये सामाजिक पहचान बदलने का स्वराज उनसे छीना जा रहा है और इसलिए यही है रियल वजह। ये जाति जनगणना के खिलाफ लड़ने का रियल वजह ये है। ये हमारे क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे उपजाति की रिकॉग्नाइज करो। हम उपजाति को वापस लाना चाहते हैं क्योंकि उपजाति हम बनाते हैं, ब्राह्मण लोग नहीं बनाते हैं, वेदों से नहीं बना हुआ है। और ये कहते हैं कि मैं अगर टाइम है तो मैं प्ले करूंगा, मैंने अपने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये भक्ति वेदानंद प्रभुपाद है ना, ये प्रभुपाद है ना, ये हरे कृष्णा के जो फाउंडर है, बंगाली मिस्टर AC डे है, भक्त वेदांत प्रभुपाद, उनका एक क्लिप है, मैंने दिया है, वो शायद अवधेश जी उसको जरा आप डिस्ट्रीब्यूट करें इस ग्रुप में, पूरा उनका सुनना चाहिए। उनका क्लिप और एक 30 मिनट का वीडियो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कहते हैं कि शूद्र कुत्ते हैं, जानवर हैं। इन लफ्जों से अभी भी वो यूट्यूब में खड़ा है, उसके खिलाफ कोई FIR नहीं है हरे कृष्णा के साथ। कि वो कहते हैं कि सिर्फ जो श्रेष्ठ लोग हैं, राज उनको ही करना है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, वैश्य श्रेष्ठ है, बाकी सब ये बार बार कहते हैं रास्कल है, कुत्ता है, जानवर है। उनके पास बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। और इन्होंने थोड़ा एक, ये डेमोक्रेसी जब आया, थोड़ा एक बदलाव किया कि जैसे IAS में प्रमोट करते हैं, उन्होंने कहा एक प्रोमोटी ग्रुप बनाएंगे। तो उन्होंने कहा आप शूद्र हो, जो भी हो, चंडाल हो, जो भी हो, अब अगर आप ब्राह्मण का पूरा संस्कार स्वीकार करते हैं तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं और हम आपको सिखाएंगे कि वो संस्कार क्या है। लेकिन अगर आपका जन्म ब्राह्मण फैमिली में होता है, जो ब्राह्मण फैमिली संस्कार मानता है और रखता है, तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब आपके माताजी के गर्भ में आ जाएंगे, आपके माताजी प्रेग्नेंट होंगे आपसे,
तब से ये मंत्र तंत्र पूजा शुरू करता है आपके लिए, तो पूरा संस्कार होगा आपके जन्म होने से पहले से। तो आपको ब्राह्मण ट्रेन करने के लिए आपके फैमिली करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को हम ट्रेन करेंगे कि जने और ब्राह्मण बनाएंगे, वो हमारे बीच में आ सकता है। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे एक्चुअली वर्गवाद है। और जो आर्यन रेस से आता है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो नहीं कहेंगे। लेकिन उनको वहां कहेंगे कि तुम जाके ये भगवत गीता सड़क पर, एयरपोर्ट पर या सड़क पर, रेलवे स्टेशन में बेचो, तुम यहाँ कुकिंग करो, कैफेटेरिया करो, तुम ब्राह्मण हो गए हैं, लेकिन ये सब करो, बाकी राज संकीर्ण है, हम ही करेंगे। लेकिन वो ओपनली कह रहे हैं। तो इन्होंने ये वो कहते, वो कास्ट नहीं कहते हैं प्रभुपाद, वो कहते हैं क्लास। ये क्लास का 4 क्लास होना चाहिए। 3 क्लास जो राज करेगा, क्लास जो कुत्ते जानवर है, और उनके नीचे जो कास्ट है वो बिल्कुल मनुष्य ही नहीं है, बिल्कुल मनुष्य ही नहीं है। ये इस देश के 90% है। मैं उस शूद्र से नीचे ग्रुप का आदमी हूं मैं। ये अभी भी यूट्यूब में खड़ा है। तो वो शुरू से 1881 से ब्राह्मण लोग जाति पहले उन्होंने लाया, क्योंकि बहुत उपजाति थे था, उनका नहीं था। उनके पास एक ही सिस्टम है, वर्ण। तो पहले उन्होंने उपजातियों को कंसोलिडेट करके उनको कम करने की कोशिश की। उसके बाद ब्रिटिश के थ्रू किया, ताकि इस देश में सिर्फ 4 क्लास रहेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुत्तों का क्लास, जानवर का क्लास। 4 ही क्लास रहेगा, कोई जाति नहीं होगा, कोई उपजाति नहीं होगा। तो उनकी लड़ाई शुरू से उपजाति से है। उपजाति जो सामाजिक पहचान से उनका सामाजिक पहचान के स्वराज से होता है। उपजाति का जन्म सामाजिक पहचान के स्वराज से, जो जिस उपजातियों ने जन्म किया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सब लोग कहते हैं कि उपजाति बहुत बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? और मैं कहता हूं, जो ये नागमैया ने केरला में ये 45 जाति को क्रिएट किया है, उपजाति को खत्म करने की कोशिश में। उन उपजातियों ने उसके अंदर भी उनके पूरे डिफरेंसेस को भूल के बहुत एकता बनाया है, बहुत एकता बनाया है। क्योंकि जब हमारे सामाजिक पहचान का स्वराज है, तो उस स्वराज को यूं कि हम क्यों ये सामाजिक पहचान, ये फ्लेक्सिबल है, हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों से हमारे आप को जोड़ना चाहते हैं, एकता बिल्डअप करना चाहते हैं। तो हमने जो भी वर्गीकरण हमारे ऊपर किया है, ये यहाँ के आम जनता जो है हमेशा उस वर्ग को यूज करके एकता बढ़ाया है, कभी भी विभाजन नहीं किया है। विभाजन का काम ब्रिटिश ने किया, ब्राह्मणों ने किया। ये हम आम जनता जो जानवर, कुत्ता है, इनके अनुसार ये सब हमेशा एक साथ एकजुट होकर एकता के साथ काम करता है। और ये अगर आप रिलीजन को, ये धर्म को काउंट कर सकते हैं, तो क्यों उपजाति को नहीं काउंट कर सकते? क्या खतरा है उपजाति में? खतरा उपजाति में नहीं है, खतरा सामाजिक पहचान के स्वराज में है खतरा। ये कास्ट सेंसस को वो इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो सामाजिक पहचान के स्वराज के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो उससे है खतरा। ये जाति के जनगणना 8 बार हुआ है, 1881 से 1941 तक। उसे यहाँ कोई जाति विभाजन या सिविल वॉर हुआ है क्या? 1941 में यहाँ क्या हुआ? यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुआ, जाति लड़ाई नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है?
1951 से हमको रिलीजन का सेंसस बंद करना चाहिए था, अभी भी बंद करना चाहिए। हमको ये डिमांड करना है कि अगर कास्ट सेंसस नहीं है तो रिलीजन का सेंसस बंद करो, बंद करो। और जैसे बाबा साहब ने कहा, ये जो वर्ण है, वर्ण को बैन करो, वर्ण को बैन करो। कहीं भी ब्राह्मण मत लिखो। ये उपजाति जो है, अय्यर अयंगार, उनसे उसके खिलाफ मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये वर्ण जो है वो पॉलिटिकल है। पेरियार ने जाके कहा ये ब्राह्मण होटल था, उन्होंने कहा पेंट किया उसके, ब्राह्मण होटल मत कहो। तो लोगों ने कहा लेकिन यहाँ नायडू होटल लिखा है, वो होटल लिखा है, तो उन्होंने कहा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ अय्यर होटल लिखो लेकिन ब्राह्मण होटल मत लिखो। हम तुम्हारे जाति के खिलाफ नहीं है, हम ये वर्ण के खिलाफ है, क्योंकि वर्ण हमको हमारे ऊपर राज करने का एक तंत्र है। और तो हमको अगर ये कास्ट सेंसस नहीं होता है, हमको डिमांड करना है कि रिलीजन का भी सेंसस बंद करो। यहाँ बहुत रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जाति का जनगणना करने से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लेकिन अब रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इस सेंसस में रिलीजन का गणना नहीं होना चाहिए। और अगर सोशल आइडेंटिटी गलत है तो अब ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र, इन चारों को आप नियम लाके, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके उसको गैर कानूनी बनाओ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को रखो। तो ये अगर आपको अगर सोशल आइडेंटिटी गलत है तो सब सोशल आइडेंटिटी गलत है, सिर्फ उपजाति नहीं। और तो ये बहुत वो नहीं, ये वो सिर्फ सामाजिक पहचान के स्वराज के खिलाफ फाइट कर रहे हैं कि हम अपने आप ये कर सकें कि हमारा सामाजिक पहचान क्या है। वो हमारे आर्टिकल में जो राइट टू एसोसिएशन है, वो राइट टू एसोसिएशन का एक हिस्सा है। हमारा फंडामेंटल सेट करें, हमें हमारे को कैसे आइडेंटिफाई करें, किस नाम से आइडेंटिफाई करें, किस ग्रुप से में हम शामिल हो जाए, ये सब फंडामेंटल राइट है। और उसका गणना करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। हम जानना चाहते हैं कि जिस ग्रुप से मैं अब जुड़ा हुआ हूं अपने स्वराज से, उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन है ये लोग, ताकि मेरे स्वराज यूज करके मैं कल इसको बदल सकता हूं या एक नया ग्रुप बना सकता हूं। तो हमारे सामाजिक पहचान के स्वराज के लिए ये जनगणना इंपॉर्टेंट है। और इस स्वराज के आधार पर ही देश का विकास होना चाहिए। देश का विकास जैसे संविधान में ये धर्मनिरपेक्षता और स्वाभिमान और भाईचारा, इसके ऊपर जो आधारित एक विकास है, उस विकास को आज आगे ले जाना है। तो हमारा स्वराज का सबसे बड़ा एक वो फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। ये कास्ट फिक्स्ड है कि सिर्फ ईश्वर बदल सकता है, नहीं, ये ऐसे नहीं है। हमारा सामाजिक जो पहचान है, हमको उसको बनाने, उसको तोड़ने, उसको बदलने चाहिए। हम किसी से कम नहीं है। तो उसके सब सामाजिक जो ग्रुप है उनके बारे में पूरा हमको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि हम प्रॉपरली डिसीजन ले और सबके हित में काम करें। और इससे कोई खतरा नहीं है, विभाजित होने का कोई खतरा नहीं है। अगर विभाजन आज हो रहा है वो धर्म से हो रहा है, और अगर विभाजन के वजह से जनगणना नहीं करना है तो धर्म के ऊपर जनगणना को नहीं करना चाहिए। मैं ये यहाँ रुक रहा हूँ, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जी जी, अवधेश जी कुछ
बोल जी जी। तो मोहन गोपाल के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ कमेंट के लिए ऑनरेबल जस्टिस बी सुरैया साहब को, कोई अपनी कमेंट दें। With the permission of the chair and विनायक शाह, अपने भीमराव बोरकर साहब भी जुड़े हुए हैं अपने इसमें जी। अगर आप इजाजत दिए तो इन्हें 2-3 मिनट उन्हें ऐड करें। सर आप निश्चित रूप से उनको आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्ष साहब का परमिशन चाह रहा हूँ सर, मैं आमंत्रित करता हूँ उनको, बीडी बोरकर साहब को। हाँ बिल्कुल वेलकम जी। तो हमारे बीडी बोरकर साहब आमंत्रित हैं, वो अपनी बात तो रखें इस कास्ट सेंसस पर जो जी। मैं मिस्टर बोरकर साहब को वेलकम करता हूं और 7-7 थे गोपाल जी जी। मैं मोहन गोपाल बोल रहा हूँ। यस सर। मैं बोरकर साहब बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे, बैमसेफ के फाउंडिंग लीडर्स में से एक हैं। कांशीराम जी के साथ काम करते थे और बहुत इम्पोर्टेंट और लीडर है हमारे सोशल जस्टिस मूवमेंट के। और अब पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाया है, उसका नेशनल प्रेसिडेंट है। तो बहुत हमारे वेरी वैल्यूड लीडर है। सो वेलकम बोरकर साहब। ये जाति जो है ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है और ये जानबूझ के ब्राह्मणों ने बनाई है। और जैसे इकोनॉमिक आइडेंटिटी भी जैसे डॉक्टर साहब ने उसको और एलैबोरेट करके समझाया। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम अपनी आइडेंटिटी हम डिसाइड करेंगे। हु आर दे टू डिसाइड आवर आइडेंटिटी, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताना चाहता हूं कि अगर हम ब्राह्मणों से फाइट आउट करना चाहते हैं तो कास्ट आइडेंटिटी के अंतर्गत हम नहीं फाइट कर सकते। कास्ट ब्राह्मणों ने अपने हित में बनाई है, जो उन्होंने अपने हित में बनाई वो हमारे हित में नहीं हो सकती। तो इसलिए अब हम ओबीसी करके जो फाइट आउट कर रहे हैं, हमें लार्जर ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, बट ओबीसी नाम की कोई जात नहीं है, ये जाति का समूह है। तो जाति के समूह को अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल व्यू है कि इससे जाति ही प्रबल होगी जो ब्राह्मणों ने अपने हित में बनाई। इसलिए हमने एक नई आइडेंटिटी अपने लिए अडैप्ट करनी चाहिए। और जो हमने जो अपना थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, हम यहाँ के मूल निवासी है और वो एलियंस है। क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। पहला पैरामीटर है आइडेंटिफाई द एनिमी। अगर लड़ाई आइडेंटिफाई द एनिमी, नंबर 1। नंबर 2, you should isolate the enemy, number 2, and then only you can fire. अगर हम उनका हिस्सा बन के रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, जाति बन के रहेंगे, उनके धर्म का हिस्सा बन के रहेंगे, then we cannot fight. हम अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और हम वो जो है वो हम नहीं है। मैं हिंदू आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि उसमें बहुत इन डेप्थ रिसर्च की बात है, लेकिन वो अलग लोग है, वो आर्यन लोग है, हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है। और जैसे डॉक्टर डेविड रीच ने अभी 2019 में उसकी पब्लिकेशन है, वो ये कह रहे हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर। और उसने ये क्लियरली लिख दिया है कि हम यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है। R1A1 DNA जो है वो राखी गढ़ी में जो अभी अवशेष, उसमें आर्यों का R1A1 DNA नहीं मिल रहा है, ये क्लियर लिखा है। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। और मेरा ये कहना है कि बाहर के लोगों ने अगर हमारे देश में आए, जैसे मैं एग्जांपल देते रहता हूं कि मैं आपके किसी के भी घर में आया तो आपके घर का जो व्यवहार है, जो कल्चर है, उसके तहत मैंने आपके घर में रहना चाहिए।
तो वो यहाँ आके हमारे सर पे आके हमारे ऊपर मूतते हैं, सॉरी टू यूज दिस टर्मिनोलॉजी। तो ये नहीं चलेगा, ये बहुत क्लियरली अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई तुम हमारे घर में आए हो तो यू बी मतलब रिमेन हियर, वी डोंट वांट टू थ्रो यू आउट, बट यू हैव टू रिमेन हियर अंडर दी थॉट्स एंड कल्चर ऑफ दी सोसाइटी। मेरा ख्याल है मैं इससे ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। जय भीम, जय मूल्यासी। सर मैं 1 मिनट में बोल सकता हूँ कुछ? धन्यवाद बोरकर साहब जी। शाह जी, मैं 1 मिनट मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहता था। बहुत जी सर, आप क्लियरिफाई कीजिए सवाल के बाद। जी जी, ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी है, लोकल आइडेंटिटी, जाति एक आर्यन कॉन्सेप्ट है, वर्ण और जाति आर्यन कॉन्सेप्ट है, इसलिए द्राविड उसका द्राविडियन शब्द नहीं है। तो ये जब अगर आप कहेंगे कि हमको ये जनगणना में अपना आइडेंटिटी को नहीं आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि वो जाति है, तो हम उनका आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा जाति यही है, लेकिन हमारा जाति नहीं है। तो एक स्कॉलर्स के ये ये जाति हमारा कैटेगरी नहीं है। तो कई स्कॉलर्स ने कहा है आने से पहले यहाँ कोई सोशल आइडेंटिटी ही नहीं था, सामाजिक पहचान ही नहीं था। तो अगर ये सच है तो पूरी दुनिया में, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, ये सब रास्कल कुत्ते जानवर हैं, जानवर का क्या सोशल आइडेंटिटी है? कोई आइडेंटिटी नहीं। तो जैसे हम कुत्तों को या नारियल के पेड़ को आइडेंटिटी देते, हमने इनको दिया है। वो हमको, अगर हम वो एक्सेप्ट करके कहेंगे कि ईरवा अब जाति है, मैं ईरवा छोड़ के मैं अपने आप को मूल निवासी सिर्फ कहना है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो मैं ब्राह्मणों का वाद एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन और ब्रिटिश आने से पहले हमारा सामाजिक पहचान था, वो डायनेमिक था। वो हम सदियों से, क्योंकि हम मूल निवासी है, हम सामाजिक पहचान के पहचान रखने वाले मूल निवासी हैं। और मूल निवासी भी एक नया पहचान है, क्योंकि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि हम ये उनका एक्सेप्ट है कि भारत एक देश है और यहाँ इसलिए मूल निवासी है। ये पृथ्वी का मूल निवासी सब मनुष्य है। और ये जब हम कहते हैं कि यहाँ बाहर अंदर, वो उनका आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ क्या है बाहर क्या। हम कहते हैं पूरी पृथ्वी एक है, हम सब मूल निवासी हैं, लेकिन लोकल लेवल पे सब मनुष्य का पूरे दुनिया में अपना सामाजिक पहचान है। सामाजिक पहचान कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव होता है। पहचान नॉट biological difference between male and female, but gender is negative. तो हमको इसको क्वेश्चन करना है। सामाजिक आइडेंटिटी को हमेशा क्वेश्चन का मूल निवासी as a new poverty and today's and allowing us to unite. That because we have our samajik pehchan ka swaraj, therefore we are able to say we are mool nivasi. That is my right to say I am mool nivasi because I have that swaraj. But I cannot say, nobody can tell me, look, your identity as Yerava is jati and therefore it is wrong. Now you are only mool nivasi, and being Yerava is somehow preventing you from being mool nivasi. No. I should decide whether I am Yerava or not anybody. And we should accept that everybody has samajik pehchan. From long, they should have the freedom to change it. They should have the freedom to define it.
That is what the Brahmins have taken away from us, number one. Number two, my samajik pehchan as Irava is not jati. Irava has no jati. He did not say no social identity. He said no jati, no varna. So that's a small point I would make about Borkar Sahab. Let us not accept the Brahmin British argument कि हमारा अपना सामाजिक पहचान है, वो जाति नहीं है, वो जाति नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन अब हमारा जाति जनगणना नहीं, हमारी सामाजिक पहचान की जनगणना होना चाहिए। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा मांग ये नहीं होना चाहिए कि जाति जनगणना हो, हमारे मांग होना चाहिए सामाजिक पहचान, स्वयं किया सामाजिक पहचान। और ये भी सेंसस में आना चाहिए कितने लोग अपने आप को मूल निवासी समझते हैं, ये भी सेंसस के अंदर आना चाहिए। एक सामाजिक पहचान है, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ उसके साथ। बहुजन कहते हैं, ये सब लोग कहते हैं कि हमें कई सोशल आइडेंटिटीज है, जितना हमको चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने हमको दिया है, राइट टू एसोसिएशन, जितना भी सोशल आइडेंटिटी हमको चाहिए हम रख सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो हमारा स्वराज है। मैं बहुजन भी हो सकता हूँ, ईरवा भी हो सकता हूँ, मूल निवासी भी हो सकता हूँ, लेकिन जाति हमारे ऊपर थोपो नहीं। तो इस डिमांड को मेरे ख्याल से हमको थोड़ा बदलना है और कहना है कि सोशल आइडेंटिटी को कि मूल निवासी। और 2011 सेंसस के आंकड़े आप लेंगे तो आपको बहुत आएगा, क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। और ये गरीब लोग सब ये बहुजन, मूल निवासी, ये जाति के ऊपर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सामाजिक पहचान का स्वराज है, उससे जो बनाया हुआ आइडेंटिटी है, जैसे मूल निवासी है, जैसे बहुजन है, उसके ऊपर अगर उसकी जनगणना करें तो हमको पता चलेगा कि ये सब गरीबी विश्वास करने वाले लोग हैं, उनमें बहुत कम। मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल सोशल आइडेंटिटी है वो जाति नहीं है, उपजाति भी नहीं है। मैंने शुरू कहा मैं उपजाति, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन नाउ एट दिस पॉइंट आई वांट टू से नॉट जाति, नॉट उपजाति, मेरा अपना चुना हुआ सामाजिक पहचान। इसके खिलाफ है वो लिस्ट, कास्ट का लिस्ट देंगे और उससे आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे। वो कह रहे हैं कि करोड़ से ज्यादा अपना बनाया हुआ सोशल आइडेंटिटी इस देश में है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है और उसको लोगों को उसको बदलने या तोड़ने या रिजेक्ट करने की स्वतंत्रता देना चाहिए। थैंक यू जी। विनायक जी धन्यवाद जी। जय हिंद जी। थोड़ा सा रुकिए, इसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। बोलो मैं जय हिंद, 2 मिनट रुक लीजिए। मैं किसी और जो हैंड रेज किए उनको आमंत्रित करूंगा। ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव साहब जी। सर, आपका कुछ कमेंट जा रहे थे, आप अध्यक्ष हैं तो इसमें आप देखिए, अभी प्रोफेसर एम गोपाल साहब और भीमराव बोरकर ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आती है कि हमारी सामाजिक पहचान क्या है। हम उसे जाति आधारित कहें या हम उसे अपने मूल निवासी अस्थायी रूप से भारत में रहने वाले लोग या फिर बहुजन, बहुसंख्यक के नाते कहें, एक कैटेगराइजेशन जरूर है दोनों ही शब्दों में, सामाजिक पहचान में भी, मूल निवासी में भी। और वो कैटेगराइजेशन जब भी जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार
परिवार में, जिस समाज में, जिस जात में, जिस स्थान पर जन्म लिया, वहां उसकी एक पहचान बनी। उस पहचान के आधार पर वह अपने स्वराज आइडेंटिटी को भी देखता है और एक अधिकार भी उसको है कि वह उसे बदल सकता है, वह दूसरे ग्रुप में जा सकता है। तो ये जो ग्रुपिज्म है, ये सब कैटेगरीज है। जाति भी एक सब कैटेगरी है, उपजातियां भी उसकी और आगे की कैटेगरी है। इन सबको मिलाकर हम वो सब सामाजिक पहचान बनाए या मूल निवासी या बहुजन जो भी बनाए, उन सब का उद्देश्य एक ही है कि हम सब यहाँ के लोग एकत्रित होकर उन कुलीन तंत्रवादी लोगों का सामना करें, उनसे उन अधिकारों को प्राप्त करें जो यहाँ के सामाजिक पहचान वाले मूल निवासी या बहुजन हैं, वो अपना अधिकार उनसे प्राप्त कर सके। अब प्रश्न ये उठता है कि जाति जनगणना या सामाजिक पहचान जनगणना, बात दोनों एक ही है। जातिगत जनगणना मांग करने के लिए हम इस बात के आलोचना के शिकार बनते हैं कि यदि जाति जनगणना होगी तो इससे जातिगत वैमनस्य पैदा होगा, जबकि 1800 से लेकर अब तक कभी भी जातीय संघर्ष नहीं देखने को मिले हैं, जबकि धार्मिक संघर्ष काफी देखने को मिले हैं। और वो धर्म की जनगणना अब भी हो, हमारी सामाजिक पहचान की जनगणना नहीं हो रही है, जिससे हम अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और देश के, भारत के सभी राष्ट्रीय स्रोतों पर 85% मूल निवासी बहुजन सामाजिक पहचान वाले लोग, केवल 15% तक ही हिस्सेदार हैं, जबकि 15% पहचान वाले लोग 85% तक मूल स्रोतों पर काबिज हैं। इनको बांटने के लिए, उनसे लेने के लिए हमारी सोशल आइडेंटिटी की गणना आवश्यक है। और ऐसी गणना माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भी, यहाँ तक कि जो योजना आयोग है वहां तक भी अगर उनके हम आंकड़े उठाएं, उन सब में ये कहा गया है कि जब तक सामाजिक पहचान की वो उस सामाजिक पहचान वाले व्यक्तियों को, चाहे जातिगत कहिए चाहे मूल निवासी आधार पर कहिए, उनको उनका अधिकार मिला है या नहीं मिला है ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम इन शब्दों पर ज्यादा ध्यान न देकर कि जाति या उपजाति या मूल निवासी या सामाजिक पहचान, बात सबकी एक ही है। मिलकर हमें अपने अधिकारों की मांग करनी है और उसको, चूंकि अभी जातिगत जनगणना, इसलिए जातिगत जनगणना अति आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद जस्टिस साहब। अगर आमन सर, इसमें मैं चाह रहा था कि उनका प्रश्न है उनको ही कर लूं। जस्टिस विनायक जी, जी हाँ कहिए। हैंड रेज है सर, इनको आमंत्रित कर लेते हैं पहले ब्रदर जस्टिस जी ऐश्वर्या साहब से जी। कमेंट तो ले लीजिए। अपने फार्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश जस्टिस सूर्या साहब को आमंत्रित करता हूं कि अपने कमेंट रखें। इसके बाद में कुछ प्रश्न हैं उनके लोगों को आमंत्रित है जाति जनगणना अपने जो यूनिवर्सल डेवलपमेंट के वास्ते, माना एक बार प्रैक्टिकल में अब देखा गया तो कभी भी अपने को अगर बिहार में और उधर रेलवे ट्रैक में जूपुर में गए तो
अपने को ये मालूम होता है ये पढ़ाना कब नौकरी मिलेगा, कब अपने इसमें उसका हिस्सा पॉलिटिकल में मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। उस वास्ते जाति जनगणना इस वास्ते है भले अपने अलग अलग, क्योंकि वी शुड नॉट डिविएट फ्रॉम द प्रैक्टिकल इश्यूज। जो सही अपने सामने में दिख रहा है, जिसका हाथ में कितना हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी के वास्ते, क्योंकि मैंने जो एज ए चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने देखा, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में पूरी जो कौन सा राजस्थान का मीना पूरा कोटा ले लेते हैं, जो भले बहुत अपने शेड्यूल ट्राइब लोगों को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता है। शेड्यूल कास्ट में भी उसका बाप बेटा और पोतरा लेता है, और गांव में अभी भी अनटचेबल्स है, गांव के बाहर है विलेजेस, उसका पढ़ाई नहीं है, उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। बैकवर्ड क्लासेस में जो एडवांस्ड बैकवर्ड क्लास है उसका हाथ में है ज्यादा, और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, वांडरिंग है, बेगिंग है, अपने जो वुमन तो है, वो लोगों को कुछ नहीं मिलता। उस वास्ते टू अंबेडकर ने रिजर्वेशंस क्यों बोला, कुलीन तत्व को खत्म करने के वास्ते, सबकी अपने डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको हिस्सा होना कब होता, जब डेवलपमेंट होता है, जब अपने को आज देखो कोई भी IAS IPS अपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और कोई भी पास हुआ, उसको कौन शादी करते, ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय शादी करते, कुल कहाँ गया है, जाति कहाँ गया, वर्ण कहाँ गया है। उस वास्ते टुडे डिमांड इज, आज की डिमांड है, ये वर्गीकरण करके बॉटम लेवल तक रिजर्वेशंस के फायदा उसको ले जाना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। भले एक डेवलपमेंट यूनिवर्सल डेवलपमेंट ये बात, जो कास्ट सिस्टम ये पूरी खत्म हो, मन में आ रहा था वैसा, क्योंकि जो हमने मेन मुद्दे डिमांड है, क्योंकि रिजर्वेशन शुड परकुलेट टू द बॉटम लेवल आल्सो, ऑल कास्ट कम्युनिटीज को भी होना चाहिए। क्योंकि जो अपने को जो एक आंदोलन चल रहा है, अगर आज ये शेड्यूल कास्ट को अधिकार आया नहीं निभाया, अपने बैकवर्ड क्लासेस को अधिकार आया नहीं निभाया, क्योंकि आप इग्नोर करे, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को इग्नोर करे। उस वास्ते हम जुट के रहना, उसके साथ रहना, उसकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट के वास्ते, ये वर्गीकरण के वास्ते जातीय जनगणना जरूरी है। और जातीय जनगणना भले 200 वर्गीकरण नहीं कर सकते, 100 नहीं कर सकते, मगर 300-400 कर सकते, एक बैलेंस कर सकते। उस वास्ते जातीय जनगणना है। उस वास्ते मैं पूरी अपने चेयरमैन साहब जस्टिस वीरेंद्र सिंह सही ने उसको एग्जैक्टली हैज समड अप वेल ऑफ द प्रोफेसर मोहन। धन्यवाद सर। तो अध्यक्ष आपसे सर मैं परमिशन चाहा था कि जो हैंड रेज हैं उनसे, और कुछ लोगों के प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कुछ लोग। विनायक जी, मैं एक मिनट में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कि ये जनगणना होना चाहिए, ये हम सब सहमत है, लेकिन 1951 से नहीं हुआ है, और उसके खिलाफ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रेसिस्टेंस है फ्रॉम द अपर कास्ट, नहीं होगा। और अगर होता है, मैंने एक आउटलुक में एक आर्गुमेंट, एक आर्टिकल पब्लिश किया है जहां मैंने कहा अगर ये गवर्नमेंट इसको मानता है, इसको जयराम किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो जयराम रमेश अयंगार ने, उसका इंचार्ज मंत्री था 2011 का सेंसस का यूपीए में, उन्होंने उनको ऐसे डिजाइन किया कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अगर ये मानते हैं तब भी इसको अंदर से इट विल बी सबवर्टेड। So our main challenge today is we have to show, we have to oppose and expose कि मांग तो है, सबके पास है, हम मांग कर रहे हैं, हमको मालूम है, लेकिन उनको why are they opposing? We have to expose them. If we are not able to expose them in the public mind, it will never happen.
and we have to say that they are doing it. Why are they not doing this? Why are they refusing to do it? Because they want to control our Vargikaran. They want to keep the classification that has put us in poverty. हमारे ये कुलीन तंत्र ने हमको गरीब बनाया है, और कुलीन तंत्र इस वर्गीकरण के श्रेष्ठ और नीच के लोग वर्गीकरण में ये फाइट करना है, तो हमको एकता चाहिए। वो एकता या तो एक कैटेगरी से होगा या सबको स्वतंत्रता से होगा, और उनको यूनाइट करने के लिए मूल निवासी, बहुजन, ऐसे कैटेगरी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो अपने जो अपना सामाजिक पहचान है उसके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं करता है, उसको अटैक नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से हमको एक चीज, सेकेंडली ईश्वरैया साहब ने कहा कि मीना लोग एसटी के सब ले रहे हैं, लेकिन मेरा जहां तक आंकड़ा है, एसटी के हर जगह में कैटेगरीज, मैं एक फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए जा रहा हूँ 10 तारीख को नेशनल लॉ स्कूल में, कहीं भी शेड्यूल्ड ट्राइब का फिल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि मीना बाकी लोगों को बाहर कर, कोई जब वैकेंसी है तो हमारा बड़ा प्रॉब्लम है कि एसटी से कोई मिलता नहीं है। तो प्रॉब्लम मीना है तो उनमें क्वालिफाइड लोग हैं, एटलीस्ट दे आर टेकिंग, लेट देम टेक, नहीं तो वो बिल्कुल डिरिजर्व हो जाएगा। तो यही मैंने बादरी से भी कहा ये एविडेंस क्या है कि डोमिनेंट कम्युनिटीज आर टेकिंग, बिकॉज सब जगह मैक्सिमम एसटी, देन एससी, देन एमबीसी, वैकेंसी ही वैकेंसी है, कहीं भी एलिजिबल, नो एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल, यही रिपोर्ट होता है हर जगह। तो हमको ये रिजेक्ट करना चाहिए कि ये कोई डोमिनेंट कम्युनिटी सब नहीं ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो एजुकेशन डिनाई कर रहे हैं, कि बाकी लोगों को आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, और उनके बीच में कंपटीशन हो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट द बेस्ट कम, बेस्ट ऑफ एसटी, बेस्ट ऑफ एससी, बेस्ट ऑफ, प्रॉपर मेरिट सिस्टम होना चाहिए और फेयर मेरिट सिस्टम होना चाहिए। वी हैव नो प्रॉब्लम विद एनी ऑफ दैट, but I think we should reject these arguments being made against that it is to ensure that it reaches, it is reaching with, if you take out MENA, it will reach zero ST, there is nobody else there. I have tried in the National Judicial Academy to recruit SC, ST, OBC, very difficult. Problem is not domination by few people. So I think we have to two tasks. One is to show the false argument. Secondly, to show why is this opposition. We have to discredit the opposition against caste census by saying this is your real objective. You want to destroy our social identity and you want to impose your social identity on us. Thank you. जी धन्यवाद प्रोफेसर मोहन गोपाल जी। अध्यक्ष साहब के परमिशन हो तो इसमें अपने कोऑर्डिनेटर हैं अवधेश कुमार शाह जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात रखें। इसके बाद में प्रश्न उत्तर जो लोग हैं उनको आमंत्रित करूंगा। अवधेश शाह जी, फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। धन्यवाद। हमारे विनायक जी सर के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं दे सकता, आई एम नॉट डेयर टू से एनी कमेंट ऑन दिस, लेकिन सर ने जो बात कही है कि हमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो दे दिया गया है, सर जो कह रहे हैं कि वो फुलफिल नहीं है टिल डेट। हमारे पास ही डाटा अवेलेबल है कि हमारे किसी भी 15% फॉर एससी और 27 तो बहुत दूर की बात हो गई है, 27 में तो अभी तक हमें 10% ही मिल पाया है। तो ये सत्य है जिसमें कि हम अक्रॉस ऑल कास्ट की सेंसस की बात कर रहे हैं, जिससे सर लोगों का डिबेट जरूर है उस पे कि आज की परिस्थितियों में हमारे पास क्या ऑप्शन है। हम लोग बहुत नजदीक हैं अभी अपने सेंसस के दौरान, तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। जहां तक कांग्रेस ने भी कल अपना नोटिफिकेशन दे दिया है कि वो सेंसस को लेकर के अपना एक
कमेटी तैयार कर ली, ऑलरेडी दे चुकी है। स्टेट्स अपना इसका रिजोल्यूशन दे चुका है, इवन कि पक्ष और विपक्ष भी बिहार सरकार का है, वो भी सामने आ चुके हैं कि एक साथ मिलकर के उनको सेंसस चाहिए। तो अब चीजें बहुत आगे तक जा चुकी है। हमें वर्तमान में सेंसस जो कराना है वो हर किसी का, हर क्षेत्र में सेंसस तो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेंसस होना चाहिए। ये आज हमें कैसे हासिल हो, ये अभी हमें प्राप्त करनी चाहिए और उस पे ही हम प्लान